नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। देश में अब भी मतलब 2 दिन हो गए हैं, लेकिन बिहार के चुनाव नतीजों की आवाज गूंज सुनाई दे रही है। जिस तरह से एनडीए ने एक बम्पर जीत हासिल की है, जिसकी उम्मीद भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को भी नहीं थी। जो हमारे होम मिनिस्टर साहब हैं अमित शाह जी, उन्होंने 160 का टारगेट दिया था कि 160 सीटें आ सकती है एनडीए की, लेकिन वो 200 को पार कर गई। और बहुत सारी चीजें हुई हैं। तेजस्वी जी को सीटें बहुत ज्यादा घट गई, लेकिन उनका वोट परसेंटेज सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर अब भी वो रहा। तो क्या हमारे इलेक्टोरल सिस्टम की क्या परेशानी है, नहीं है, और क्या मायने? जीत का मतलब तो सीट होता है इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में। तो भारतीय जनता पार्टी और उनके पास सीट सबसे ज्यादा आई है। कांग्रेस का से नुकसान हुआ, कांग्रेस को नुकसान हुआ, एमआईएम ने क्या किया, और जो हमारे नए एक्स फैक्टर थे प्रशांत किशोर जी, उनका क्या हुआ, उनकी क्या भूमिका रही, इस सब पर चर्चा करेंगे हमारे मित्र, बड़े भाई अ, प्रोफेसर अभय दुबे साहब, जो हिंदुस्तान की राजनीति को, सामाजिक समीकरणों को, जातिगत समीकरणों को और पत्रकारिता को बहुत गंभीरता से, गहराई से, ईमानदारी से समझते हैं। और मैं उनसे कह रहा था कि उनकी आवाज का दम उनके दम के साथ है। तो सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। आपको देखकर ही अच्छा लगता है, हमको एनर्जी मिलती है कि आप रहते हैं, आप जैसे लोग एक दमदार आवाज के साथ और दमदार पक्ष के साथ मौजूद हैं। सर, क्या हुआ इन चुनाव नतीजों को कैसे आप एनालाइज़ कर रहे हैं? क्योंकि आप बहुत बारीकी से एनालाइज़ करते हैं। देखिए, पहले तो बिहार में राजनीतिक प्रतियोगिता की जो संरचना है, उसके ऊपर हम लोगों को थोड़ी-सी नज़र डालनी चाहिए। जी, आप 2010 से देखिए अभी तक। जी। 2010 में नीतीश कुमार को जहाँ तक मुझे याद है 115 सीटें 100 प्राप्त हुई थी उनकी पार्टी को। 115 सीटें मिली थी, भारतीय जनता पार्टी को अकेले उन्होंने 91। 115 सीटें जीती थी जी, और लेकिन तब भी उनका जो मत प्रतिशत था, वो 23% को नहीं छू पाया था। आप सोचिए। अच्छा, जी, अभी भी आप देखिए, इस चुनाव में किसी भी पार्टी का मत प्रतिशत 23% तक नहीं पहुंच पाया है। जी। अच्छा। अगर आप 2010 के बाद से बिहार में मत प्रतिशतों के ऊपर गौर करें, तो आप पाएंगे चाहे चुनाव में टक्कर रही हो, जैसे पिछले चुनाव में रही थी 2020 के चुनाव में, चाहे एक तरफा नतीजे रहे हो, जैसे इस बार एक तरफा नतीजे रहे, मत प्रतिशत इसी तरह का रहता है। मत प्रतिशत कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। 16-17 से 22-23 के बीच में पार्टियों का, 3 बड़ी पार्टियों का मत प्रतिशत इसी तरीके का रहता है। ये अपने आप में एक उल्लेखनीय बात है कि नहीं, कि जी, इसी मत प्रतिशत में एक तरफा नतीजे भी निकलते हैं और इसी मत प्रतिशत में चुनावी टक्कर भी अच्छी होती है। इसी मत प्रतिशत में विधानसभा त्रिशंकु होने के खतरे भी मौजूद रहते हैं। बस यही मत प्रतिशत रहता है बिहार में। कम से कम 2010 से लेके, यानी पिछले 15 साल से तो यही नज़ारा दिखाई पड़ रहा है। तो इस मामले में बिहार देश का एक अनोखा प्रांत है। और यहाँ पर किसी पार्टी के पास इतनी क्षमता नहीं है कि अकेले दम पे बहुमत निकाल सके। बना सके। इसलिए गठजोड़ राजनीति ने अपने कदम मजबूती के साथ बिहार की राजनीतिक जमीन में जमा रखे हैं। केरल भी इस तरह 2 गठजोड़ों के आधार के पर साथ ही शुरू हुआ। केरल की राजनीति में 1 या 2% के फर्क से पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है दोनों तरफ। वहाँ पे वो वही रहता है और बिहार का पैटर्न इस प्रकार का है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अ, इन दो गठजोड़ जो आपस में जद्दोजहद कर रहे थे चुनावी जीत के लिए, उसमें जी, एनडीए सामाजिक दृष्टि से बड़ा और शक्तिशाली गठजोड़ है। किसी भी तरीके से कागज पे अगर आप जातियों और समुदायों का जोड़ लगाएंगे, तो आप पाएंगे कि एनडीए के पास बिहार के समाज का ज्यादा बड़ा हिस्सा उनके समर्थक की भूमिका निभाता रहा है, कमोबेश। जी। राष्ट्रीय जनता दल के पास उसके मुकाबले थोड़ा सा कम है गठजोड़। सब। तो राष्ट्रीय जनता दल को लाभ उस वक्त होता है, मतलब महागठबंधन को लाभ उस वक्त होता है जबकि एनडीए में फूट पड़ी होती है। हुँ। अगर एनडीए में फूट नहीं होगी, तो महागठबंधन का जीतना नामुमकिन है। आप देखिए 2015 में एनडीए में फूट पड़ी, एनडीए टूट गया था। वहां टूट देखिए गया। महागठबंधन कितने शानदार तरीके से जीता। पिछले चुनाव में भी एनडीए में फूट पड़ी हुई थी, चिराग पासवान बाहर थे, वो 134 तो उम्मीदवार खड़े किए हुए थे और मतलब वो बहुत बहुत भ्रम की स्थिति थी पिछले चुनाव जी, में।
भाजपा क्या कर रही है, भाजपा और चिराग पासवान के आपसी ताल्लुकात क्या हैं वगैरह, और सारा खुला हुआ खेल था उसके अंदर। तो एनडीए में फूट पड़ी हुई थी। इस बार जब महागठबंधन की जीत या अच्छे प्रदर्शन के जो अंदाजे लगाए जा रहे थे, उसका एक बहुत बड़ा आधार ये था, उसके 2 बड़े आधार थे, मतलब 2 उम्मीदें थी इसके आधार पर वो किया जा रहा था। पहला ये थी कि एनडीए में आपस में बहुत अच्छे जी, संबंध लोगों के नहीं हैं, इसलिए वोटों का ट्रांसफर ठीक तरीके से नहीं होगा। नहीं होगा। नीतीश जैसे कुमार की चिराग और हस्ती जेडीयू को लेकर। नीतीश कुमार की हस्ती चुनाव मुहिम के दौरान उभरती हुई दिख रही थी। जैसे संदीप चौधरी हमारे मित्र पटना गए, 5 दिन ठहरे, उन्होंने एक व्यक्ति भी नहीं पाया कि नीतीश कुमार की जो आलोचना कर रहा हो। हुँ, तो उन्हें साफ लगा कि नीतीश कुमार के प्रति लोगों में हमदर्दी है। तो नीतीश कुमार वापसी करेंगे तो तय था। लेकिन ये हमारे जैसे लोगों को नहीं दिख रहा था कि नीतीश कुमार के सारे वोट बड़े ही आराम से बिना किसी दिक्कत के भाजपा को भी मिल जाएँगे, चिराग पासवान को भी मिल जाएँगे। आपस में वोट तो इसलिए लग रहा था कि इनके बीच में चूँकि नीतीश कुमार का नाम भी मुख्यमंत्री पद के तौर पे घोषित नहीं किया गया है, चिराग पासवान से उनकी पुरानी लांग-डाँट है। तो ये सब बातें थीं। दूसरी बात ये थी कि इस बार महागठबंधन के पास एक सामाजिक रणनीति थी। उन्होंने 7 अति पिछड़ों के सम्मेलन किए थे और एक अति पिछड़े को उप मुख्यमंत्री पद के लिए नाम भी घोषित किया था। तो ऐसा लग रहा था कि अति पिछड़ों का कम से कम एक हिस्सा 15 से 20% ही सही, ये महागठबंधन की तरफ जाएगा। क्योंकि यादव मुसलमान मिलके उनके पास 31-32% का एक ठोस जनाधार है। उसको अगर उसमें एक्सटेंड कर दिया था उन्होंने। अगर उसमें 10-15% कहीं से जुड़ सकता है, तो वो अल्पपिछड़ों की तरफ से जुड़ सकता है, तो वो अच्छी टक्कर देंगे। इसलिए लग रहा था कि चुनाव जो है वो संघर्षपूर्ण होगा, टक्कर होगी उसके अंदर। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि महागठबंधन को ठीक-ठीक वही वोट मिले, उन्हीं ने वोट किया। ऐसा लगता है कि महागठबंधन का चुनाव केवल सीटें उन्होंने उतनी नहीं पाई, लेकिन अगर आप वोटों की तरफ देखें तो आप पाएँगे ठीक वैसा ही रहा जैसा 2020 में हुआ था। उनको बिल्कुल, सीमांचल में मुसलमानों के वोट नहीं मिले थे, इस बार भी नहीं मिले। इस बार पिछली बार भी ओवैसी जी की पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन एमआईएम किया था, ने। इस बार भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। पिछली बार भी एनडीए ने सीमांचल में अच्छा प्रदर्शन किया था, इस बार भी अच्छा प्रदर्शन किया। हुँ, और जाहिर है कि मुसलमानों और यादवों के वोट उन्हें जितने पिछली बार मिले थे, इतने इस बार भी मिले, इसीलिए उनका जो मत प्रतिशत भी है, वो 0.1-2 के अंतर से उतना ही है, जितना पहले था। केवल सीटों का कन्वर्जन घट गया। इसलिए घट गया, क्योंकि एनडीए एकजुट था। यूनाइटेड था। एकजुट होने की वजह से जो कॉम्बिनेशन पॉलिटिक्स है एनडीए की, महागठबंधन की भी, जो कॉम्बिनेशन पॉलिटिक्स है, वो अ, बढ़िया तरीके से परवान चढ़ी। इससे मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने, नीतीश कुमार ने, चिराग पासवान ने, इन तीनों बड़े दलों ने एनडीए के पूरी कोशिश की होगी कि किसी तरीके से आपसी जो घर्षण है, वो घर्षण न्यूनतम हो जाए। सुना गया है कि अमित शाह ने पटना आकर जितने भी निर्दलीय-विर्दलीय, बागी-आगी खड़े थे, सबको न्यूट्रलाइज़ किया, सबको बैठाया। उसमें से ज़्यादातर 70-75% हटा ही दिए उन्होंने, ठीक ही कर दिए उन्होंने। और भारतीय जनता पार्टी ने कुछ विशेष रुचि ली। उन्होंने न केवल अपने उम्मीदवारों की मदद की जीतने में, बल्कि वो अपने गठबंधन के उम्मीदवारों की भी मदद की उन्होंने जीतने में। जबकि आम तौर पे ऐसा होता नहीं है, लोग केवल अपना-अपना देखते हैं। लेकिन भाजपा ने कुछ चुनाव इस तरह से लड़ा जैसे कि वो नीतीश कुमार के और चिराग पासवान के और उपेंद्र कुशवाहा के और मांझी के उम्मीदवारों की भी जीत में उनकी दिलचस्पी है। यानी भाजपा के नेता वहां भी गए, अमित शाह वहां भी गए। मुझे लगता है कि भाजपा ने इन उम्मीदवारों को आर्थिक मदद भी की होगी। और ठीक है। यही वो क्रिटिकल रीजन है, यही वो बुनियादी कारण है, जिसकी वजह से भाजपा इस वक्त बहुत ही आत्मविश्वास में है कि अगर वो अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहे, तो उनको रोक उसको नहीं दूसरी पार्टियों के कोई रोक नहीं। विधायकों का भी समर्थन प्राप्त होगा। क्योंकि वो उनके साथ भी उसके उनके बहुत अच्छे संबंध हैं। यहाँ तक कि नीतीश की जी, पार्टी से जो जीते हैं 84 लोग, वो भी भाजपा को इस तरह देखते हैं कि भाई इस पार्टी की मदद नहीं मिलती तो शायद हम इतना नहीं जीतते। दूसरे भाजपा का जो ऊँची जातियों का जनाधार है, उसने उदारता के साथ बता दूसरी पार्टियों को भी वोट दिए। जैसे दूसरी पार्टियों के वोट उदारता के साथ भाजपा को मिले, वो दिए। तो सबको लग जी, रहा है कि कॉम्बिनेशन पॉलिटिक्स में ही उनका भविष्य है। जी, इसको गड़बड़ाना नहीं चाहिए और वक़्त अब भारतीय जनता पार्टी का आ गया है कि वो अपना मुख्यमंत्री वहाँ पर बनाए। मुझे लगता है जी। इस वक़्त बिहार में राजनीति इसी दिशा में इस जा इस रही है। इस
किस हद तक इस ये पर हो आगे पाएगा नहीं हो पाएगा ये बाद में तय होगा। जी। मुख्यमंत्री में हम बात करते हैं, लेकिन पहली बात, जब हम लोग ये सारा डिस्कस कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के जो मित्र हैं या जो लोग हैं, वो ये कहेंगे कि आप हमारी जो जीत है उसको कमतर आंक रहे हैं, ये कह के कि भाई वोट तो बराबर मिले, वोट में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। मैं तो कह जब ही नहीं हम रहा हूँ ये। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि यदि हम लोग ये चर्चा करें कि भाई 35% या 23% वोट आरजेडी, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे मिले वोट परसेंटेज, ये भी सच है। लेकिन ये तो जो हमारा सिस्टम है, और ये भी कहें कि भाई एफपीटीपी पर चलते हैं, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, वो तो हमेशा ही चल रहा है। तो जीत में तो उनको बम्पर जीत मिली, पहली बात। दूसरी बात, जो आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि जब भी एमजीबी के साथ एनडीए को स्प्लिट होती है, एनडीए की टूट होती है, तो महागठबंधन को जीत मिलती है। तो ये कोशिश महागठबंधन ने क्यों नहीं की? बल्कि एनडीए को तोड़ने की बात तो छोड़िए, उन्होंने अपने गठबंधन को भी उस मजबूती के साथ नहीं देखा जैसे कांग्रेस कर सकती। और जो आपने कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने सब पार्टियों के साथ काम किया, तो ये कोई गैर कानूनी तो बात है नहीं। उन्होंने बेहतर हम्म, तरीके से उसको इलेक्शन को लड़ा। बल्कि मुझे ध्यान आता है बिल्कुल कि बहुत प्रशंसा करता पहले, हूँ उसका। 2 ढाई महीने पहले अमित शाह जी ने एक मीटिंग की थी एनडीए सारे लीडर्स की। तो उसमें उन्होंने कहा था कि ये इलेक्शन, और जैसे आप अमित शाह जी को जानते हैं, उन्होंने जोर देकर कहा था कि ये इलेक्शन हम एनडीए के तौर पर लड़ेंगे। मतलब कोई इधर-उधर छेड़छाड़ या टूट-फूट नहीं करेगा। ये एक्सरसाइज उन्होंने एनडीए के सारे लीडर्स के साथ, और शायद उसी का नतीजा होगा, बीजेपी ने अपनी कोशिश की होगी, क्या हो। तो इसकी काट क्या है? पहला सवाल मैं ये समझना चाहता हूँ, फिर आपसे दूसरे सवाल जाति के संरचना पर समझूंगा। देखिए, काट इसकी कोई नहीं है, इसकी काट कोई नहीं है। इसकी काट कहीं निकलेगी तो बिहार के मतदाता समाज से ही निकलेगी। क्योंकि ये परिस्थिति बनते-बनते पिछले 2005 में जब नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तब से ये परिस्थिति धीरे-धीरे बन रही है और वो ठोस रूप से जम गई है। अब इसमें गड़बड़ी कैसे हो सकती है? इसमें गड़बड़ी यही हो सकती है कि मुख्यमंत्री बनने के सवाल पे एनडीए के अंदर फिर से कुछ लांग-डांट हो जाए। वो तो अभी भविष्य में पता चलेगा, अभी कुछ नहीं कह सकते उस बारे में, लेकिन इसकी कोई काट नहीं है। बिहार का जो ऊंची जातियों का समाज है, वो किसी भी कीमत पर यादव मुसलमान गठजोड़ की तरफ हमदर्दी से देखने को तैयार नहीं है। नहीं, उसको छोड़ दीजिए ना। बिहार का जो हम पचपनिया दूसरी बात समाज करें। है। जी, हाँ, पचपनिया समाज की हम मैं एक लाइन जोड़ना चाहता हूँ। उसको छोड़ हाँ, दीजिए अपर कास्ट को, या हुँ, जो भी समाज है। जो समाज महागठबंधन के साथ जुड़ सकता है, जैसे मुसलमान हैं, तो ओवैसी को साथ नहीं लेना, गलती ठीक नहीं थी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ। हाँ, या मैं ये उसी जो कह रहा हूँ। कोशिश अमित शाह जी ने की, वो कोशिश महागठबंधन क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसका नहीं, जो वो नहीं ग्रुप कर है, सकते थे। उसमें जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, और दूसरे क्या नाम है उनके एक और लीडर? वो सब लोग मिलकर भी तो इनके साथ आ सकते हैं ना, यदि आप, क्योंकि वो एक देखिए, कास्ट का कॉम्बिनेशन बराबर जैसा लगता है। विजय भाई होने के लिए सब कुछ हो सकता है, लेकिन जो व्यावहारिक स्थिति होती है, उसमें सब कुछ नहीं हो पाता है। जैसे कि मुसलमानों को लीजिए आप। आप हुँ, मुस्लिम समाज की राजनीति पे थोड़ा गौर कीजिए। मुसलमान जहाँ पर अल्पसंख्यक होते हैं, आप कहीं भी देख लीजिए पूरे देश में, ये मुसलमानों की निंदा आलोचना मैं नहीं कह रहा हूँ। हुँ, ये एक व्यावहारिक स्थिति है। सैद्धांतिक रूप से मैं इसका पक्षधर हूँ कि मुसलमानों को संपूर्ण नागरिक अधिकार मिलने चाहिए। पूरी तरीके से उनको राजनीतिक नुमाइंदगी अपनी आबादी के अनुपात में मिलनी चाहिए और उनके साथ किसी भी किस्म का भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैं अंतिम दम तक संघर्ष करूँगा और आप भी इसके लिए संघर्ष करेंगे। लेकिन समस्या क्या है? उनका जो राजनीतिक व्यवहार है उसके बारे में देखिए। जो वो पैटर्न क्या है? वो पैटर्न ये है कि जहाँ जैसे ही वो या तो बहुसंख्यक होने की तरफ जाते हैं किसी क्षेत्र में या बहुसंख्यक पूरी तरह से नहीं हो पाए, उनको लगता है कि हम बहुसंख्यक जैसे हैं यहाँ पर मतलब जो हुँ, है। जैसे ही उनकी 30, 35, 40, क्रॉस 30% से करता है। ऊपर वो होता है, वैसे ही वो फिर उनको सेक्युलरिज़्म और ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती। उनको ये चीज़ें तभी तक समझ में आती हैं, जब तक उन्हें हिंदू समाज के समर्थन ज़रूरत की है। आवश्यकता होती है, गैर मुस्लिम समर्थन की आवश्यकता होती है, तब उनको समझ में आती है। सीमांचल का इलाका बिहार में इसी प्रकार का एक द्वीप है, एक आइलैंड है सीमांचल का इलाका, जहाँ पे कहीं-कहीं 47% 48% तक मुसलमानों की आबादी है। हुँ, तो ऐसे में उन्हें फिर मुस्लिम नेता चाहिए वहाँ पर, जो उन्हें ओवैसी के रूप में प्राप्त होता है। उन्हें फिर मुलायम सिंह ठीक यादव, है। अखिलेश यादव या तेजस्वी यादव या लालू यादव ऐसा नेता नहीं चाहिए। बाकी जगहों पे जो मुसलमान हैं, उन्हें वहाँ पे लालू यादव और तेजस्वी यादव ऐसा नेता चाहिए।
तो उनके ओवैसी के उम्मीदवार बाकी जगहों पर मुसलमान वोट नहीं खींच पाएंगे इतना। तो ये नहीं, एक मुसलमानों की एक प्रॉब्लम नहीं, स्वाभाविक मैं ये कह रहा हूँ कि महागठबंधन ने, जब ये बात आप समझ रहे हैं तो ये महागठबंधन के नेता भी समझते ही होंगे कि क्या है। तो वो ओवैसी, जैसे आप सोचिए नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच में कितनी कटुता रही होगी पिछले चुनाव से अब तक में, वो एक साथ हो सकते हैं। तो ओवैसी गठबंधन में क्यों नहीं शामिल किए गए, मैं उस पर जा रहा हूँ। मुसलमानों के व्यवहार नहीं, पर तो ठीक है अलग बात बात आपकी, है। मैं उसी का जवाब देने आ रहा था, उसी का जवाब। जी मेरा कहना है कि ओवैसी को अगर वो गठबंधन में शामिल कर लेते तो जी। वो सीमांचल के अलावा सारे बिहार के मुसलमानों का नेतृत्व ओवैसी के हाथ में थमा देते। उसके बाद में ओवैसी को मान लो महागठबंधन में शामिल करते तो आपको ओवैसी को सीटें देनी पड़ती ना, है? जी। सीटें देनी पड़ती और ओवैसी फिर सारे बिहार में घूम घूम कर महागठबंधन का प्रचार करते। वो केवल सीमांचल में सीमित नहीं रहते हैं। हाँ। जहां पे जहां ओवैसी के जहां के मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन के उम्मीदवार नहीं होते वहां भी जाते प्रचार स्वागत करने के करते। लिए, महागठबंधन के हिस्से हैं। तो ऐसे में ये होता है कि महागठबंधन को या राष्ट्रीय जनता दल को मुसलमानों के जो वोट मिले हैं उसमें ओवैसी की भूमिका है। तो पूरा मुसलमानों का नेतृत्व जो है ना, ओवैसी पूरे बिहार के मुसलमानों के नेता बन जाते हैं। अभी वो सीमांचल के नेता हैं केवल। नेता तो तो वो आरजेडी ये नहीं गुंजाइश, चाहती। हाँ, वो एल्बो रूम, वो गुंजाइश महागठबंधन उनको देने के लिए तैयार नहीं था। कोई भी नहीं, कांग्रेस भी तैयार नहीं होगी। अब देखिए जिन्ना जिन्ना को जिन्ना की कांग्रेस से क्यों नहीं पटती थी, ओवैसी को आप जिन्ना ही मानिए। मैं निंदात्मक स्वर में नहीं बोल रहा हूं। जिन्ना मुसलमानों के एक छत्र नेता बनना चाहते थे। गांधी जी कहना था कि मुसलमानों के नेता तो हम हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, कांग्रेस हैं, ये है मुसलमानों के नेता। ये कहां से आ गया मुसलमानों का नेता बनने वाला? तो वो मानते, वही बात सही है। केवल जो और कांग्रेस की नीति के कारण जो मुस्लिम बहुसंख्या वाले प्रांत थे, वहां पे कांग्रेस जिन्ना को हमेशा जबरदस्त टक्कर देती रही और मुश्किलें पैदा करती रही। पटेल के नेतृत्व में मुश्किलें पैदा होती रही। इसीलिए महागठबंधन या कांग्रेस या राष्ट्रीय जनता दल या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी या बंगाल में ममता बनर्जी, ये कभी भी ओवैसी को नेता बनने के लिए गुंजाइश नहीं देंगी। और देखिए गुंजाइश नहीं अगर है। ओवैसी को इन लोगों ने नेता बनने की गुंजाइश दे दी तो भारत में एक नया जिन्ना प्रकट हो जाएगा और वो उसके उसके दूरगामी नहीं, अल्पकालीन परिणाम भी बहुत खतरनाक निकलेंगे। फिर क्या होगा कि देश के सभी इलाकों में चाहे मुसलमान कम हो ज्यादा हो, एक बड़े पैमाने पर मुस्लिम सांप्रदायिक गोलबंदी की संभावना बहुत प्रबल हो जाएगी। मैं ये कह रहा हूं। अच्छा, जी नहीं इसको। अच्छे बुरे के संदर्भ में नहीं कहता हूं। अच्छे जी। बुरे क्या अच्छा है क्या बुरा होगा ये तो बाद में पता चल लगता है। अभी क्या है कि हम लोग जिस अभी क्या है कि जो मुसलमान जो राजनीतिक जो मुस्लिम राजनीतिक तत्व हैं वो उन इलाकों में बचाव की मुद्रा में रहते हैं जिन इलाकों में उनके पास 40% बहुमत नहीं की, मतलब रामपुर जैसी आबादी है या जैसी सीमांचल जैसी आबादी है, उस प्रकार का नहीं होता है। अभी लगता है कि जो हिंदू सेकुलर और सामाजिक न्याय वाले नेता हैं वो मुसलमानों के वोट अट्रैक्ट कर रहे हैं। फिर इन लोगों की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी उस तरीके से। फिर वो बिल्कुल दूसरे तरीके से राजनीति का पूरा जो मौजूदा ढांचा है पूरे देश में वो बदल वो जाएगा। बदल। मौजूदा ढांचा, हाँ, पूरी तरह रेडिकल चेंज हो जाएगा उस मौजूद 2 साल के अंदर, एक चुनाव के अंदर हो जाएगा पूरा रेडिकल चेंज। कुछ का कुछ हो जाएगा, मैं आपको बताऊं। जब फिर आप ओवैसी इस कॉनोटेशन। वक्त ओवैसी इस वक्त संविधान की भाषा बोलते हैं। जी। उनका भाई अकबरुद्दीन ओवैसी जो है ना, वो भाषा बोलता है जो लीगी लीगी लैंग्वेज बोलता है, लीगी लेगी। भाषा बोलता है। फिर ओवैसी भी लीगी भाषा बोलेंगे। फिर उन्हें संविधान की भाषा बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप नहीं दोबारा मैं ये मुस्लिम लीग का प्रकोप चाहते हैं तो ऐसा करवाइए। मेरा नहीं कहने मैं का ये मतलब। समझना चाहता हूँ कि मान लीजिए अभी जो नहीं हुआ और जो हो गया, मतलब महागठबंधन के सहयोग के बिना भी ओवैसी साहब 5 सीटें जीत गए, ये जो भी परफॉर्म किया, क्या इसको आप ऐसे देखते? मेरे एक मित्र ने कहा कि इसे मानना चाहिए कि अब मुसलमानों ने और खासतौर से जो नौजवान मुसलमान हैं वो ओवैसी को अपना नेता स्वीकार कर रहा है और ये देश भर में चलेगा, आगे के जो चुनाव होंगे उसमें भी चलेगा। क्या इस केवल एक्सप्रेशन वहीं के तौर पर चलेगा, आप देख? ये केवल वहीं चलेगा जहां पर मुसलमानों की आबादी एक निश्चित सीमा से अधिक है। बाकी जगहों पर नहीं चलेगा। देखिए कश्मीर घाटी है, कश्मीर घाटी में मुसलमानों की आबादी 90% से ऊपर है, 95% से ऊपर होगी शायद, मत जो है। हम्म।
तो वहां पे तो मुसलमानों की पार्टी ही काम कर सकती है, जो उनके बीच में, बाकी और लोग नहीं काम कर सकते। अच्छा, इसी तरीके से उन उन निर्वाचन क्षेत्रों पर ध्यान कीजिए देश में। ऐसे निर्वाचन क्षेत्र हैं जो आसानी से शिनाख्त हम कर सकते हैं, जहाँ मुस्लिम आबादी 40%, 45%, 50% के पास के इर्द-गिर्द है। वहाँ पे अलग तरीके से पूरा काम होता है, दूसरी जगहों पे अलग तरीके से काम होता है। तो वो हम देख सकते हैं कि ओवैसी की रणनीति है क्या? इस पे हमें गौर करना चाहिए। वो बड़ी सुंदर संविधान पर भाषा बोलते हैं। लेकिन उनके जैसे भाई उन्हीं की पार्टी के नेता हैं, वो बिल्कुल उनके विपरीत भाषा, अलग ऐसी भाषा बोलते हैं जिसको संविधान से कोई मतलब नहीं है, मतलब जो है। तो ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है उन दोनों का, ये दोनों की जुगलबंदी है, इस जुगलबंदी पे ध्यान देने की ज़रूरत है। इसलिए मैं ओवैसी की बातों से कभी प्रभावित नहीं होता। जी, नहीं जैसे आपने कहा कि मैं जिन्ना को पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन जिन्ना का तो एक कॉनोटेशन है इंडिया में और वो नेगेटिव कॉनोटेशन है। और आपने भी उस तरह से कहा, आपने एक और महत्वपूर्ण बात कही जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की बात से मिलती-जुलती। आपने कहा कि ये जो मुस्लिम्स का बिहेवियर है, वो वहीं तक है जहाँ पर वो माइनॉरिटी में है, वो हुँ, सेक्युलर होने का। हुँ। इसको एनडीए के लोग या छोड़िए भारतीय जनता पार्टी के लोग साफ-साफ तौर पर कहते हैं कि भई ये सेक्युलरिज़्म इसलिए है क्योंकि जहाँ हिंदू मेजॉरिटी में है, जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी में होता है वहाँ सेक्युलरिज़्म नहीं चलता। तो आप इस जो कनोटेशन है या आइडियोलॉजी है या सोच समझ है, उसके के साथ चल रहे हैं? नहीं, नहीं, उससे हमारा क्या ताल्लुक है? मैं तो दूसरी भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। नहीं, सोचना नहीं, भारतीय मतलब वो जनता रास्ता तो एक ही है ना दोनों मैं पार्टी का। मुसलमानों के विरोध में नहीं बोल रहा हूँ। मैं कह हुँ, रहा हूँ मैं मुस्लिम राजनीतिक जो व्यवहार है, मुसलमानों का जो पॉलिटिकल बिहेवियर है, मैं उसकी व्याख्या कर रहा हूँ और यही सच्चाई है। अब जैसे अम्बेडकर की किताब है थॉट्स ऑन पाकिस्तान। हुँ, यस। तो आप उसमें हाँ, अम्बेडकर ने जो लिखा है आप कहेंगे तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समर्थन में लिख दिया उन्होंने। ऐसी हुँ, बात नहीं है। हुँ, देखिए, जो हकीकत है, उस हकीकत पे ध्यान रखना होगा। मेरा कहना है जहाँ मुसलमान बहुसंख्या में हैं, वहाँ भी उनके अधिकारों की सुरक्षा की जानी चाहिए। जहाँ वो अल्पसंख्या में हैं, वहाँ भी अधिकारों की सुरक्षा की जानी चाहिए। लेकिन वो इसका ठीक है। मतलब ये नहीं है कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनकी राजनीति की तरफ से राजनीति का जो किरदार है, उसकी तरफ से आँखें बंद कर लें। ये एक बार मुझे मुस्लिम मुस्लिम मस मजलिस मशावरात में भाषण देने के लिए बुलाया गया। मैंने वहाँ भी यही बातें कही थी और वो सब लोग चुपचाप मेरी बातें सुनते रहे। एक बार मुझे जामिया में एक कार्यक्रम में बुलाया गया भाषण देने के लिए। मैंने वहाँ भी ये बातें कही थी। मैं हमेशा ये सवाल उठाता हूँ कि जब दिल्ली में सिखों का कत्लेआम हो रहा था, तो दिल्ली की बहुत बड़ी अल्पसंख्यक आबादी मुसलमान क्या कर रही थी? क्या वो सिखों की मदद कर रही थी? क्या वो उस कत्लेआम के खिलाफ खड़ी हुई थी? हाँ, खड़ी उसने थी। क्या किया? नहीं, ये मैंने मैं मुशावरात के कार्यक्रम में सवाल उठाया था। मैं मुस्लिम साथियों के सामने मैंने सवाल उठाया था। नहीं, मैं एक बयान आप जारी कर दिया। सुनिए, एक बयान आपके उस जारी पर करके सव रख दिया। जी। जी, आपकी सोच पर सवाल नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या इस सोच में और भाजपा की इस सोच में कोई फ़र्क आप देखते हैं? क्योंकि एक ही हाँ, बात फ़र्क क्या है। है ना, सोशल बहुत मोटा पॉलिटिकल मोटा फ़र्क बिहेवियर ये है मोटा फ़र्क है कि मेजॉरिटी मुसलमान का एक ही है। भारतीय जनता पार्टी मुसलमान वोट की जो पॉलिटिकल एफिकेसी है, उसको ज़ीरो कर देना चाहती है। जहाँ उसे चाहने की मौका बात नहीं मिलता कर है, वो रहा मैं। करती है। हैं? मैं चाहने की बात नहीं कर रहा, वो क्या करना चाहते हैं, वो खत्म करना। मैं कह रहा हूँ कि जब वो ये कहते हों कि हिंदू जहाँ मेजॉरिटी में होगा, वहीं सेक्युलरिज़्म होगा, इसी बात को आप भी कह रहे हैं कि मुसलमान जहाँ माइनॉरिटी में होता है, वहीं तक वो सेक्युलरिज़्म चाहते हैं। ये देखिए दोनों एक स्केल पर हैं क्या? मैं इसको क्या मेरा चाहते कहना हैं है कि वो करना चाहते हैं? सेकुलरिज्म या सर्वधर्म समभाव, उसको राजनीति का विषय ही नहीं बनाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी उसको राजनीति का विषय बनाती है। कांग्रेस भी उसको राजनीति का विषय बनाती थी। हुँ, भारतीय जनता पार्टी खुल के बनाती है, कांग्रेस खुल के नहीं बनाती थी। उसको वो सर्वधर्म समभाव तो सामाजिक समाज में साथ-साथ रहने का एक भाव है मतलब जो है, जो कि आज के ज़माने में हम लोगों को अपनाना चाहिए। ये आदर्श की स्थिति है। अगर आप उसके ज़रिए वोटों की गोलबंदी करना शुरू कर देंगे, तो फिर यही समस्या पैदा होगी कि एक तो कांग्रेस का पैटर्न या मतलब गैर भाजपा पार्टियों का पैटर्न है वोटों की गोलबंदी करने का, कि वो भाजपा का भय दिखाकर मुसलमानों को अपनी ओर खींच लेते हैं और भाजपा जो है वो मुसलमानों का भय दिखा के हिंदुओं को अपनी ओर खींचती रहती है। तो ये तो इधर कुआँ उधर खाई वाली स्थिति में हम लोग मुद्दतों से फँसे हुए हैं और वो ठीक दोनों में से कोई भी भारतीय समाज की सेवा नहीं कर रहा है। इस अंतर्विरोध के कारण, मुस्लिम हिंदू अंतर्विरोध के कारण सत्ता पे कब्जा कैसे किया जाए
और वोटों की गोलबंदी कैसे की जाए, इस चक्कर में फंसा हुआ है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि सेकुलरिज्म एक ऐसी चीज है जिसमें, जैसे टेनिस होती है ना, टेनिस के डबल्स के बारे में सोचिए, 2 खिलाड़ी डबल इधर खेल रहे हैं, 2 खिलाड़ी इधर खेल रहे हैं। दिक्कत की है, इधर के खिलाड़ी और इधर खिलाड़ी दोनों, चारों की शक्लें एक सी हैं। ये मैंने अपनी जो सेकुलरिज्म वाली किताब है, मतलब है उसमें की भूमिका में लिखा है कि इधर जो खेल रहे हैं, उधर खेल रहे हैं, पहचानना मुश्किल है कि कौन किससे अलग है। तो अगर कोई इधर से इधर आ जाता है, उधर से इधर आ जाता है, समझ भी नहीं तो आता, पता नहीं पड़ता, पता नहीं पता नहीं पड़ता। पड़ता, पता नहीं पड़ता। तो कांग्रेस जब चाहती है, हम लोग कांग्रेस की, जब मैं राजनीतिक कार्यकर्ता था तो हम लोग आलोचना करते थे कांग्रेस की, कि कांग्रेस जब चाहती है तो वो मुसलमानों की समर्थक ठेकेदार बन जाती है, जब चाहती है तो वो हिंदूवादी किस्म की बातें करती रहती है। तो उसका तरीका कांग्रेस का ये है, और भाजपा का तरीका ये है कि वो कभी भी मुसलमानों के समर्थन में दिखना ही नहीं चाहती, क्योंकि कांग्रेस को दोनों के वोट चाहिए, हिंदुओं के वोट भी चाहिए, मुसलमानों के वोट भी चाहिए। भाजपा ने तय किया कि हमें मुसलमानों के वोट चाहिए ही नहीं। भाजपा तो एक तरह से देखा जाए तो इस क्षेत्र की बहुजन समाज पार्टी है, उस जमाने की, जब वो कहती थी कि वो उठ के हमारी मीटिंग से चले जाएं, ऊंची जाति हाँ, ब्राह्मण बनी है, ठाकुर ओके। उठ के मीटिंग से, तो वही भाजपा का कहना है कि अगर मुसलमान हमारी मीटिंग में है तो उठ के चले जाएं, हमें आपके वोट नहीं चाहिए। बिल्कुल सीधी सी बात है। इस तरीके से देश में राजनीति हो रही है। मेरा मानना यह है कि ये राजनीति अंततः बहुत नुकसान पहुंचाएगी, बहुत नुकसान पहुंचा चुकी है और निरंतर उससे बहुत नुकसान हो रहा है। ये बहुत बड़ी दुर्गत, ये असल में भारत में एक ऐतिहासिक समस्या है। इस समस्या को हल करने की बजाय हम सब लोग उसको लगातार और बिगाड़ रहे हैं। कॉम्प्लिकेट कर एक रहे, ऐसा कॉम्प्लिकेट घाव है, कर इसमें लगातार मक्खियां भिनक रही हैं, हम एंटीबायोटिक दे ही नहीं रहे हैं उसको जो है। जी। सर, आपने कांग्रेस का नाम लिया। आज कांग्रेस किस भूमिका में है? मुसलमानों के रेफरेंस में भी, विपक्ष की राजनीति के रेफरेंस में भी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई तेजस्वी जी ने तो अच्छा काम किया बिहार के रेफरेंस में, कांग्रेस की वजह से बड़ा नुकसान हो गया उनका, पूरी विपक्ष की राजनीति का। और मुसलमानों की अब आज चर्चा बढ़ गई है, तो मुसलमानों को लेकर जैसे आपने कहा, गांधी से नेहरू तक वो चाहते थे कि हम मुसलमानों के नेता बने रहे, और मोटे तौर पर ये रहा भी। हिंदू लोग मुस्लिम नेता रहे, वीपी सिंह तक, मुलायम सिंह तक, लालू यादव तक, तमाम लोग। आज कांग्रेस, क्योंकि अब तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि राहुल कांग्रेस हो गई है, और उससे कुछ लोग लेफ्ट लिबरल कांग्रेस भी कहते हैं, तो कांग्रेस आज किस जगह पर खड़ी हुई है? हारने जीतने की बात छोड़ दीजिए, जी बताइए। मेरा मानना यह है कि जब तक राज्यों की राजनीति चलती रहेगी, उस समय तक कुछ राज्यों को छोड़कर, जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपना आधार नहीं बनाया है, वहां पर कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती रहेगी। और उन ओके। राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी बड़ी ताकत है, वहां कांग्रेस का प्रदर्शन कमजोर रहेगा। लेकिन जैसे ही लोकसभा की राजनीति शुरू होगी, वहां कांग्रेस अपनी इस कमजोरी से पार पा लेगी। वहां पे, क्योंकि लोकसभा की राजनीति में जो एंटी इनकम्बेंसी का किरदार होता है, संरचना होती है, वो अलग तरह की होती है। आप कितने भी विधानसभा चुनाव जीत जाइए, भाजपा कितना ही विधानसभा चुनाव जीत जाए, मोदी जी कितना भी फूल अपने ऊपर बरसवा लें, कितनी भी उसमें डींगे मार लें मोदी जी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोकसभा चुनाव जैसे ही क्षितिज पर प्रकट होगा, नजदीक हम आएंगे, वैसे ही एक अलग तरह की राजनीति होनी शुरू हो जाएगी। ये हम लोग 2024 में देख चुके हैं। वो हम लोग 2019 में भी देखते, अगर वहां पुलवामा वाली घटना नहीं हो जाती तो वो ये चीज वहां भी हम लोग देखते। तो आप देखिए 2024 से ठीक पहले बीजेपी ने बहुत अच्छे विधानसभा चुनाव जीते थे। मध्य प्रदेश जीत लिया था, राजस्थान जीत लिया था, छत्तीसगढ़ जीत लिया था, और कांग्रेस उसमें काफी कमजोर लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस का तो कोई वो नहीं है, मतलब उनकी बुरी हालत है। वजूद ही नहीं। हाँ, ना कुछ नहीं। मध्य प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस जीतना चाहिए, नहीं जीत पाए। गहलोत भी हार गए, पटेल भी हार, मतलब बघेल भी हार गए, सब हारे। कांग्रेस लग रहा था बुरी तरह हारी हुई है। लेकिन अंततः क्या हुआ? कांग्रेस ने अपनी सीटें दुगनी कर ली। भाजपा की सीटें घट के 2240 पे आ गई। तो वो, क्योंकि जो एंटी इनकम्बेंसी केंद्र सरकार के खिलाफ होती है, वो राज्यों के चुनाव में प्रकट नहीं होती, उसका प्रभाव नहीं पड़ता। तो उसमें मोदी जी ये भ्रम फैलाने में समर्थ हो जाते हैं कि उनकी बल्ले बल्ले हो रही है सब तरफ। लेकिन जैसे ही केंद्र का चुनाव शुरू होता है, वैसे ही मोदी जी का प्रदर्शन, भाजपा का प्रदर्शन, वो सब कसौटियों पर कसना शुरू हो जाता है, और फिर लोग नए तरीके से सोचने लगते हैं। मुझे भी बड़ी हैरत हुई कि अभी अभी 3 राज्यों में चुनाव जीतने के बाद में, जब सीएसडीएस ने सर्वे किया, और हम लोग आईआईसी में, हम और संजय कुमार दोनों
एक ही मंच से बोल रहे थे इंडिया सेंटर में। संजय कुमार ने अपनी प्रस्तुति में ये कहा कि बीजेपी को अगले लोकसभा चुनाव में 40% करीब वोट मिल सकते हैं, लेकिन उसमें एक मेरा राइडर है कि उसके अंदर 12% वोट ऐसे हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी को खुशी होकर वोट नहीं करना चाहते, खुश होकर वोट नहीं करना चाहते। वो अनमने भाव से वोट करना चाहते हैं भाजपा को। अनमने और भाव अगर का उन्हें मतलब तो होता है कि मिला किसी तो दूसरे से नाराज होकर दे रहे हैं। हाँ, उन्हें कुछ विकल्प नहीं है, इसलिए वो भाजपा को वोट दे रहे हैं। हाँ, ये उन्होंने जी। कहा। जिसका मतलब भाजपा से खुश होकर वोट देने वाला तो केवल 28% रह गया ना। यानी भाजपा जितने वोटों में जीती है 19 का चुनाव और 14 का चुनाव, उससे कम रह गया ना भाजपा का। इसका सीधा मतलब था कि भाजपा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। दूसरा क्लू मुझे तब मिला जबकि सी वोटर का सर्वे देखा मैंने। उसमें एक सवाल पूछा गया था, इसकी चर्चा मैं आपसे कर चुका हूं, आपके जी। मंच पे ये बात कह रहा हूं। सी वोटर के सर्वे में उन्होंने पूछा कि भाई आपकी समस्याएं कौन हल कर सकता है? तो बहुतों ने कहा कि भाई मतलब जिन्होंने कहा समस्याएं हल कर सकते हैं वो केवल 25-30% लोग थे, भाजपा हल कर सकती है। बाकी लोग या तो कहते थे कोई नहीं हल कर सकता, या वो मतलब वो बाकी कोई लोग अनमने थे। स्पेसिफिक नहीं था। हाँ, तो 10 वर्ष तक केंद्र में और राज्यों में शासन करने के बाद अगर किसी पार्टी के ऊपर लोग विश्वास ही नहीं कर रहे हैं कि उनकी समस्याएं वो हल कर सकती है, इसका मतलब है लोग उससे खुश नहीं है। तो वो ये एक ऐसी चीज है जो कि खतरा इस बात का है कि 2029 के चुनाव से पहले मैं तो कहता हूं उत्तर प्रदेश का चुनाव भी भाजपा जीत जाए, जैसे उसने बिहार का चुनाव जीता है, तब भी ये समस्या सामने आ सकती है। तब वहां पर कांग्रेस अपनी दावेदारी पेश करेगी और उसका संचित लाभ जो है वो कांग्रेस को ही मिलेगा। क्योंकि भाजपा की जितनी सीटें कम होंगी वो क्षेत्रीय शक्तियों के पास जाएंगी। क्षेत्रीय शक्तियां तो जीती रही हैं, अपनी बीजेपी जनता दल को छोड़ दिया जाए अगर, तो वो तो सब जीती रही हैं। उसका सारा लाभ जो है वो भाजपा कांग्रेस की तरफ आएगा। आप देखिए केवल 50 सीटों का खेल है भाई। कांग्रेस को 100 सीटें तो मिली गई, 99 मिल गई, एक बाद में मिल गया तो 100 सीटें उसके पास इस वक्त उसके पास हैं। आप सोचिए भाजपा के खाते से केवल 50 सीटें उठ के और आ जाएं तो क्या हो जाएगा? भाजपा और कांग्रेस तकरीबन बराबर हो जाएंगे। 200 भाजपा की हो जाएंगी, 150 कांग्रेस की हो जाएंगी और भाजपा की 150 रह जाएंगी, 200 रह जाएंगी दोस्त भाजपा की। दोस्त आ जाएंगे। हाँ, तो नहीं वो तो मैं ये लेकिन कह रहा हूँ 50 सीटों का खेल है केवल जी। सर अभी तक तो हम लोग मतलब मुझे नहीं पता अभी तक हम लोग क्या कह रहे थे। हम लोग का मतलब जो भी लोग विश्लेषक हैं सब लोग कि मोदी जी की दुकान या मोदी जी का जो सारा प्रभाव है वो विधानसभा चुनावों में नहीं दिखता और इसलिए विधानसभा चुनाव नहीं जीतेगी बीजेपी। लेकिन विधानसभा चुनाव जीतती रही बीजेपी। तब आपने कहा कि हम ये उसकी नहीं एंटी कहते थे, इनकम्बेंट हम ये नहीं कहते थे कि बीजेपी विधानसभा चुनाव नहीं जीतेगी, ये नहीं कहते थे। मतलब ये दो उनका जो बातें मिला दी आपने। एड ऑन हम लोग फैक्टर ये जो कहते है थे हम लोग ये कहते थे कि मोदी मोदी जी का एड ऑन फैक्टर। नहीं, मोदी जी का एड ऑन फैक्टर लोकसभा के मुकाबले विधानसभा में कमजोर होता है। जी कहने का मतलब मतलब इसको ये ऐसे नहीं है कि समझिए। बिल्कुल नहीं होता। जितना हाँ नहीं लोकसभा में कम दिखाई होता पड़ता है, कमजोर होता है। है। 2024 में दिखाई पड़ा कि लोकसभा में भी उतना नहीं है जितना हम लोग मानते थे। ठीक है वो तो ठीक है लेकिन अभी यहाँ जीत गए वो विधानसभा लोकसभा में चुनाव भी गिरा सारे। है। और सारे चुनाव विधानसभा के मोदी जी के नाम पर जीते गए क्योंकि राजस्थान का हो मध्य प्रदेश का हो छत्तीसगढ़ का हो बिहार का हो देखिए सारे चुनाव। ये कम से कम मैं आपसे उम्मीद नहीं करता कि आप ये मानेंगे कि मोदी जी के नाम पे जीते जा रहे हैं चुनाव। नहीं मैं ये दूसरा देखिए सवाल आपसे समझना। ये मैं प्रचार है। दूसरी चीज में ये हाँ वो प्रचार है, ठीक ये है उसको नैरेटिव है। छोड़िए मैं हर दूसरी चीज पार्टी समझना अपने चाहता हूँ नेता को आपसे। हर पार्टी अपने आपने जो नेता आगे को बात श्रेय कही। देती है। मेरे कहना हर नहीं पार्टी आपने अपने जो नेता को श्रेय देती है कि उसके नाम पे जीते हो रहा है वोट। ठीक है जबकि चलिए। ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं हम्म, होता है। मोदी जी के नेतृत्व में व्यवस्था है और सब बातें हैं। अगर मुझसे आप पूछें तो मैं ये कहूंगा कि 2010 का चुनाव एनडीए ने पूरी ईमानदारी से नीतीश कुमार और एनडीए सरकार के काम पर जीता था। बिल्कुल वैसा ही मैंडेट जनादेश अभी आया है। इस चुनाव में काम भी है, दाम भी है और साजिश भी है। इस ठीक है। चुनाव में तीनों चीजें हैं। उस चुनाव में ना दाम था और ना साजिश थी। वो चुनाव विशुद्ध काम पे जीता गया था। इस चुनाव में इन तीनों का संयोग है, कॉम्बिनेशन है इस चुनाव में। तो 10% आप वोट बढ़ गया ना। हैं? 2010 के मुकाबले में 10% वोट बढ़ा हुआ है एनडीए का। नहीं, नहीं देखिए देखिए सीट तो परसेंटेज 4 कम है लेकिन 10% वोट बढ़ा हुआ है। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि आप ये सोचिए कि 1,80,00,000 जीविका दीदियों को चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल फैसिलिटेटर के तौर पर नियुक्त किया।
हजारों बूथों के ऊपर। जबकि पहले से 4.5 लाख कर्मचारी काम कर रहे थे। इसके बावजूद उन्हें जानबूझ के सब जगह नियुक्त किया गया। 1,80,00,000 जीविका दीदियों को। ये वो जीविका दीदियां हैं जिनके नब्बे खाते नब्बे में हजार 10-10 जिनको दस हजार हजार रुपए रुपए करके मिले। 3 बार आए और जिन्हें आश्वासन था कि आपको 1,90,000 तब मिलेंगे जब हमारी सरकार जीत जाएगी। जाने कितने वीडियो मौजूद हैं जीविका दीदियां लोगों को बता रही हैं कि कहां वोट करना है, कैसे करना है। अच्छा, हम लोग बहुत कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बड़ी चर्चाएं करते हैं। इस सवाल पे हम लोग बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए हैं कि क्या जबरदस्त व्यवस्था थी। आप देखिए पूरे देश में बिहार के बाहर जो लाखों बिहारी काम करते हैं, उनको योजनाबद्ध तरीके से तरह-तरह से बिहार लाया गया। मेरा मानना है कम से कम 45 से 50 लाख बिहारियों को बिहार लाया गया। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारे लोगों ने कांग्रेस बीजेपी को वोट दे दिए होंगे, लेकिन इसमें बहुत बड़ी संभावना खुलती है कि उनमें से ज्यादातर लोगों ने भाजपा को वोट दिए होंगे। तो भाजपा को जो वोट बढ़ा है, जो आप बता रहे हैं, और जो कुल मिला के मतदान प्रतिशत में उछाल आया है, उसके पीछे ये बहुत सारी इस तरह की बातें हैं। अच्छा, अब मोदी इसे जी आप की इलीगल सरकार मानते हैं? है, 100% इलीगल इलीगल है, मानते हैं? 100% क्योंकि इलीगल है। सभी सभी पार्टियों ने बुलाया लोगों को, रोका, रखा। मुझे पता है कि हैदराबाद से भी बहुत सारे लोग हवाई जहाज में जरूर आए आए होंगे। और उनको मेरा कहना सत्ता है कि दिया गया। जिसने भी किया उसने इलीगल किया। चुनाव आयोग को सबके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, और चुनाव आयोग सबके खिलाफ कार्रवाई करेगी तो सबसे ज्यादा कार्रवाई भाजपा के खिलाफ होगी, क्योंकि उसके सिक्काबंद सबूत मौजूद हैं। वही आप करनाल में भाजपा का अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष स्टेशन पर खड़े होकर कह रहा है कि हम कर रहे हैं इसको, हमने दिए पैसे इनके, खुल के कह रहा है। उसका वीडियो है, वो डॉक्टर, अगर वो वीडियो डॉक्टर्ड है तो बताया जाए कि भाई वो वीडियो फर्जी है। तो मेरा जी। कहना है कि ये सब जो हुआ है, बहुत बड़े पैमाने पर चुनाव आयोग की मदद से ये पूरा प्रपंच रचा गया है। मैं ये मानता हूं कि एनडीए के बीच में, मैंने पहले उसके सकारात्मक पहलू बताया, एनडीए के बीच में परस्पर सहयोग बहुत अच्छा था, वो ठीक है। बहुत अच्छा भाजपा ने प्रबंधन किया, ये तो सब बातें हैं। लेकिन भाजपा चुनाव बिना इसके भी जीत सकती थी, बिना ये प्रपंच किए हुए, बिना इतनी बेईमानी किए हुए। बहुत बड़े पैमाने पर चुनाव में बेईमानी हुई है, इसीलिए मैं इस फिक्रे से सहमत हूं कि ये एनडीए सरकार चुनाव आयोग के नेतृत्व में बनी है, चुनाव ठीक। आयोग की लीडरशिप में एनडीए सरकार बिहार में बनी है। अगर ये नहीं ये बनती, बिना बिना चुनाव आयोग के नेतृत्व के भी बन सकती थी, मैं ये भी कह रहा हूं साथ में, लेकिन ठीक। तब वो कंटेस्टेड होती, वेल ये जो कंटेस्टेड बनी होती। है वो चुनाव आयोग के नेतृत्व में बनी है, ये इसकी हाँ टैगलाइन है ना? जी। एक चीज समझना चाहता हूँ, आप प्रोफेसर रहे हैं, प्रोफेसर हैं, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते रहे हैं। आपने कहा कि भाई विधानसभा चुनावों और लोकसभा चुनावों में अलग अलग है। हम्म, ये वैसा क्या वैसा क्या ऐसा है क्या? मैं समझता था कि भाई सेमेस्टर फाइनल एग्जाम के लिए सेमेस्टर्स में अच्छी परफॉर्मेंस जरूरी होती है। आप जो कह रहे हैं वो ऐसा है कि सेमेस्टर्स में अच्छा नहीं भी करें और फाइनल में जीतने की बजाय, ये आपका जो मतलब लॉजिक है वो क्या एंट्रेंस एग्जाम जैसा है कि आप इसमें सारे इसमें सेमेस्टर दो पास तरह ना की, करें लेकिन एंट्रेंस एग्जाम बेहतर तरीके से कर लें? चुनावी लोकतंत्र के विकास के 2 चरण हैं। पहला चरण तब था जबकि 90 के दशक में और 2014 तक जो है ना, गठजोड़ सरकारें देश में बनती थी। तो उस वक्त हम लोगों ने जो पॉलिटिकल साइंस सीखी है, मैं उसके हिसाब से कह रहा, मेरी शिक्षा गलत हो सकती है, मैं तो मानने को तैयार हूं कि राज्यों की राजनीति का योगफल जो होता था वो केंद्र की राजनीति में दिखाई पड़ता था। जी। राज्यों की राजनीति का हमने भी योगफल शायद जो वही है, पढ़ाई लिखाई की होगी, इसलिए मैंने ये हाँ सवाल किया। हाँ, वो केंद्र की राजनीति, लेकिन अब वो नहीं रह गया है। अब वो बात नहीं रह गई है। राज्यों में कोई और जीतता रह सकता है, केंद्र में वो हार भी सकता है। इसी तरह केंद्र में कोई जीतता रह सकता है, राज्य में वो हार सकता है। जी। क्योंकि ठीक है। ये जानते क्यों हुआ है विजय भाई? ये क्षेत्रीय राजनीति के उदय और उसके पक्के हो जाने के कारण हुआ है। जब 80 और 90 के दशक में क्षेत्रीय राजनीति अपना हस्तक्षेप कर रही थी, तो उदय तो हो रहा था, उसका प्रभाव दिखाई पड़ रहा था, लेकिन वो नहीं हुई थी, ऑसिफाइड नहीं हुई थी पूरी और तरीके से। हाँ, वो इतनी ज्यादा हो गई है कि वो अपनी जगह से, वो क्षेत्र जो है अपनी जगह से हिलते नहीं है। यही कारण है कि अगर बीजू जनता दल के उड़ीसा के अपवाद को छोड़ दिया जाए, बाकी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी इतनी संसाधन संपन्न होने के बावजूद इतना नैरेटिव करती है, वो विश्वगुरु बने रहते हैं, लेकिन वो तमिलनाडु में विश्वगुरु नहीं बनते, वो बंगाल में विश्वगुरु नहीं बनते, वो पंजाब में विश्वगुरु नहीं बनते, वो केरल में विश्वगुरु नहीं बनते। मतलब बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां उनका गुरुडम वर्क नहीं करता। तो क्यों नहीं वर्क करता? केवल इसलिए वर्क करता कि वहां आरएसएस का काम नहीं है। ऐसी बात नहीं है, आरएसएस तो बहुत मुद्दतों से सब जगह लगा हुआ है।
और जहां पर जीतते हैं वहां आरएसएस की बल्ले बल्ले होती है, या नहीं जीतते हैं वहां आरएसएस के बारे में लोग चुप बैठते हैं, अपने उस बारे में कुछ बोलते नहीं। एक सवाल और समझना चाहता हूँ, समय तो हमारे पास जी, कम है, लेकिन ये जो रिजल्ट आया बिहार का, उसमें भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने सरकार बना ली, लेकिन मैं दोनों के जो वोट देख रहा हूँ, एनडीए के और मतलब जेडीयू और आरजेडी के खासतौर से, क्या आप समझते हैं कि अब भी देश में मंडल पॉलिटिक्स ही ज्यादा दमदार है? क्योंकि दोनों जगह वो कास्ट कॉम्बिनेशन के, और जो आज कहा गया, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि जातियां टूट गई, क्या आपको ये जातियों के टूटने वाला चुनाव लगता है या मंडल की पॉलिटिक्स की पकड़ वाला चुनाव लगता है? देखिए, जातियां टूट गई, ये भारतीय जनता पार्टी का बहुत प्रिय नैरेटिव है, पत्रकार लोग भी इसे चलाते हैं। जातियां बिल्कुल नहीं टूटी हैं, लोगों ने नहीं टूटी ना, जातियों के मैं ऐसा हितों के हिसाब समझता हूँ से कि वोट जातियां नहीं टूटी, मुझे तो ऐसा लगा, जातियां इसलिए नहीं मैंने टूटी आपसे हैं, पूछा। मंडल पॉलिटिक्स फ्रैक्चर हो गई है, ये सही बात सही है। वो अभी से नहीं, मंडल पॉलिटिक्स के फ्रैक्चर होने के संभावनाएं मंडल पॉलिटिक्स, मंडल आयोग की कमीशन रिपोर्ट की में ही निहित है। अगर मंडल आयोग की रिपोर्ट ने शुरू में ही ओबीसी जातियों को बराबर बराबर के दो हिस्सों में बांट दिया होता, एक हिस्से में कारीगर जातियां होती और एक हिस्से में खेतिहर जातियां होती, और दोनों के लिए अलग अलग आरक्षण प्रतिशत की व्यवस्था की होती, तो आज मंडल पॉलिटिक्स ज्यादा मजबूती के साथ मौजूद रहती और इस तरह फ्रैक्चर नहीं होती। लेकिन मजबूत और शक्तिशाली जो खेतिहर जातियां थीं, सारा फायदा उनको देने की व्यवस्था पूरी मंडल राजनीति मंडल रिपोर्ट में की गई, और वही सबको प्रिय, वो भारतीय जनता पार्टी ने उसको ठीक से इस्तेमाल किया, और सभी जगहों पर उसने जो अति पिछड़ी जातियां जो हैं, उनको अपनी ओर खींचने में बड़े पैमाने पर कामयाबी हासिल की। या अच्छा, भाजपा खुद नहीं खींच पाई, तो भाजपा के सहयोगियों ने खींचा, ऐसे बिहार में खींचा। बिहार में भाजपा नहीं खींच पाई, लेकिन भाजपा ने ऐसे, क्योंकि असल में जब खेतिहर जातियों में जो जो सर्वोच्च है, उसने अपना रुतबा जमा लिया, तो बाकी लोग तो नाराज होंगे ही। जैसे नीतीश भाई, आप सोचिए, जब जंगल राज की बात की जाती है, तो जंगल राज का सामाजिक नाम क्या है? जंगल राज का सामाजिक नाम है यादव मुसलमान गठजोड़। आप उसे जंगल राज में जंगल राज कहेंगे तो आप लगेंगे कि आप यादव विरोधी हैं, मुसलमान विरोधी हैं, आप उन दोनों के गठजोड़ के विरोधी हैं, तो आप जंगल राज कहते हैं। मतलब तो सामाजिक रूप से ये है उसका। समझ। फिर जब यादव राज के आप विरोधी हैं, तो फिर सवाल ये है कि दूसरी शक्तिशाली जो पिछड़ी जातियां हैं, जैसे कुर्मी हैं, कुशवाहा हैं, वो कहेंगे आज हमको हिस्सा देते ही नहीं, सब अकेले ही खा जाते। तो उन्होंने अलग अपनी दुकानें बना ली। इसलिए वो फ्रैक्चर हो गया। हाँ, वो फ्रैक्चर हो गई पूरी तरह। अच्छा, हुँ। वो उस फ्रैक्चर को कैसे रोका जाए, इसकी कोशिश में लगे हुए हैं लोग। उस फ्रैक्चर को, हड्डी कैसे जुड़े, मतलब हड्डी टूट गई है जो वो हड्डी कैसे जुड़े, वो अब पीडीए क्या है, उसी हड्डी को जोड़ने की कोशिश हड्डी है का, हाँ, उत्तर प्रदेश में। जोड़ने। लेकिन हड्डी टूट गई है, वो कंपाउंड फ्रैक्चर है, सिंपल फ्रैक्चर भी नहीं है, 2 हिस्सों में नहीं टूटी हड्डी। वो टुकड़े-टुकड़े कंपाउंड हो फ्रैक्चर गए। है। हाँ, वो कई जगह से हाँ, टूट गई है। तो उसके लिए बहुत बेहतरीन ऑपरेशन करना पड़ेगा, अच्छा सर्जन चाहिए उसके लिए। और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। टाइम भी ज़्यादा लगेगा। हो सकता है ना भी जुड़े वो। हाँ, आखिरी सवाल कि हमने इस चुनाव पर सारी चर्चा कर ली कि इस चुनाव के मैंडेट को, या जो आज की पॉलिटिक्स है, इस मैंडेट को हिंदुस्तान की राजनीति के अगले 2 साल या 1 साल के लिए फ्यूचर पॉलिटिक्स का मैंडेट कैसे आप देख रहे हैं? और खास तौर से राहुल गांधी के रेफरेंस में, क्या वो एक बड़ी चुनौती के तौर पर खड़े हो रहे हैं या नहीं हो रहे? देखिए, क्योंकि इसमें एक देश में नई बहुत बात सारे पैदा लोग इस हो पर गई। सवाल। जी, आपकी बात सही। मेरे इसमें एक नई बात पैदा हो गई जो पहले नहीं थी, कम से कम मेरे संज्ञान में नहीं थी। वो ये थी चुनाव आयोग की भूमिका। 2024 के चुनाव से पहले ये बात संज्ञान में नहीं थी। थोड़ा-थोड़ा आ रही थी, लेकिन वो इतना उसने प्रधान रूप नहीं ग्रहण किया था। मेरा मानना है कि चुनाव आयोग की भूमिका में अगर बड़ा संशोधन नहीं हुआ किसी तरीके से, चाहे आंदोलन के दबाव में हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के दबाव में हो, या खुद जो जो शासकगण हैं उन्हीं की कुछ समझ में आ जाए। अगर चुनाव आयोग, पहले भाजपा सरकार ने मीडिया को कैप्चर किया। इससे क्या हुआ कि भाजपा सरकार के खिलाफ शिकायत होनी बंद हो गई, उससे सवाल पूछे जाने बंद हो गए। अब उसने चुनाव आयोग को कैप्चर कर लिया है। इस चक्कर में भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई भी शिकायत आप करते रहिए, चुनाव आयोग उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता, जवाब ही नहीं देगा। आप खूब उछलते कूदते रहिए, गुस्से में सिर पटक दीजिए, अपना सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, वो जवाब नहीं देगा आपको। और वो ऐसा जवाब देगा कि वो बाद में फिर आप उस जवाब के ऊपर नाराज होते रहिए, तो आपसे कहा जाएगा जाओ अदालत जाओ। यानी हमारे घर पे कोई कब्जा कर ले दबंग आकर, जब हम कहें भाई कि तो बहुत गलत बात है, तो कहेगा जी गलत बात है, तो अदालत से जाकर छुड़ा लो अपना घर जाकर। तो जो संस्थाएं हैं, मीडिया है, चुनाव आयोग जैसी संस्थाएं हैं, उनको कैप्चर कर लिया गया है पूरी तरीके से। और जब भी उस पर आपत्ति की जाती है, तो कहा जाता है कि आप अदालत चले जाइए, अदालत नहीं जाइए, जनता की अदालत में चले जाइए।
अब जनता की अदालत तो जीविका दीदियों की वजह से और विशेष ट्रेनों की, अवैध विशेष ट्रेनों की तरफ से के जरिए मैनेज हो रही, प्रबंधित हो रही है जनता की अदालत। और सुप्रीम कोर्ट है, उसमें एक-एक चीज़ के फैसले में बहुत मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो प्रबंधित है, लेकिन वो बहुत-बहुत समय लगा रहा है। वो केवल चुनाव आयोग को सुझाव देता है, आदेश नहीं देता। सुझाव देता है। कितनी तारीखें तो इसी बहुत बात सारे में लोग लगाती ऐसे हैं कि कह आप आधार सकते हैं कार्ड सर, अपना बहुत लीजिए। एक लाइन में हैं? जोड़ देता हूँ, बहुत सारे लोग ऐसा कह सकते हैं कि भई ये लोग दोनों मिलकर, क्योंकि इनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना पसंद नहीं है, इसलिए तमाम तरीके के एक्सक्यूजेज़ दे रहे हैं जो सारे मौजूदा सिस्टम में हैं। चुनाव आयोग तो बार-बार कहा है कि भई एसआईआर में एक भी शिकायत आपने नहीं की, तो फिर बार-बार बात क्या करते हैं? और कल आशुतोष से बात कर रहा था, तो आशुतोष ने कहा कि भई या तो चुनाव आयोग पर भरोसा कीजिए या चुनाव आयोग का बहिष्कार करके एक बार पूरी लड़ाई लड़ लीजिए। नहीं, फिर तो एक ही तरीका रह जाता है कि आप चुनावों का बहिष्कार कर दीजिए। जैसा बांग्लादेश में विपक्ष ने कर दिया था चुनावों का बहिष्कार। तो अगर चुनाव आयोग वाला फैक्टर दुरुस्त नहीं हुआ, तो भारतीय राजनीति उस तरफ चली जाएगी। देखिए, होता क्या है विजय भाई, कि अगर आप जब ऐसी पॉलिटिक्स करते हैं जिसमें आप विपक्षी के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहती, और वो पॉलिटिक्स इस तरह से है कि हम विपक्षी को हमेशा के लिए प्रतियोगिता से बाहर कर देंगे। तब फिर क्या होता है कि उसमें विस्फोटक स्थिति बनती है। और कुछ ऐसा हो जाता है इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते दूरगामी तौर पे, अल्पकालीन तौर पे फ़ायदा होता है। तो जहाँ-जहाँ ऐसी रणनीतियाँ बनी कि हम फलाने समुदाय को परमानेंटली सत्ता से बाहर कर दें। जैसे कि मान लीजिए बिहार वो गुजरात में बनी नीति माधव सिंह सोलंकी ने बनाई कि हम हाँ, पटेलों को निकाल देंगे पूरी तरीके से। कर्नाटक में देवराज अरस ने बनाई कि हम लिंगायतों और वो किलेगांव को हमेशा-हमेशा के लिए निकाल देंगे। फिर क्या हुआ? लिंगायत बीजेपी में चले गए जो कांग्रेस के साथ होते थे। पटेल बीजेपी में चले गए वहाँ पे। वो मामला बिगड़ गया पूरी तरीके से। वो कांग्रेस के हाथ से सत्ता वहाँ की जो है ना आनी बंद हो गई चलिए। कांग्रेस में। हाँ, तो जब भी आप ऐसा करते हैं तब समस्या पैदा होती है। जैसे कि बीजेपी ने किया कि हम अहीरों को किसी किस्म से सत्ता नहीं लेने देंगे। हुँ, तो वो नारे उनके दिए कि सच थे। अहीरों के खिलाफ सबकी गोलबंदी कर लो। तो उसमें क्या हुआ? जो यादव नेता थे उनके दिमाग की बत्ती जली। तो उन्होंने एक अखिलेश यादव ने पिछली बार केवल 5 यादवों को टिकट दिया लोकसभा में। मुझे नहीं पता विधानसभा में कर पाएँगे, कर पाएँगे। उससे पिछड़े समाज को संदेश गया कि केवल यादवों में नहीं केवल मामला है, मामला कुछ और भी है। तो उनके पास गैर यादव पिछड़े भी जमा होने शुरू हुए। इससे भाजपा का आधार कमज़ोर होना शुरू हुआ वहाँ उत्तर प्रदेश में। अब वो आगे उसको ले जा पाएँगे अलग है। तो ये राजनीति इस तरीके से चलती है। चुनाव आयोग वाला फैक्टर जो है ना, चुनाव आयोग जिस तरीके से पूरी तरह से कैप्चर हुआ है और निर्लज्ज तरीके से वो सत्तारूढ़ प्रतिष्ठान की सेवा कर रहा है, ऐसा अगर चलता रहा तो उससे भारतीय लोकतंत्र में चुनावी प्रतियोगिता की साख समाप्त हो जाएगी पूरी तरीके से। इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन की साख समाप्त हो जाएगी और अगर वो साख समाप्त हो गई, साख इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन तभी होती है जबकि जो रेफरी है उसको दोनों टीमें उसकी तारीफ कर रही हों। अगर रेफरी ठीक की है। तारीफ केवल एक टीम कर रही है, दूसरी टीम निंदा कर रही है, तो क्या साख रहेगी? जी। तो राहुल गांधी तो यही लड़ाई लड़ रहे हैं, तो फिर क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी एक मजबूत नेता के तौर पर निकल सकते हैं हिंदुस्तान की विपक्ष की राजनीति में? राहुल मतलब गांधी मोदी जी पिछले को 2 चैलेंज साल कर में सकते काफ़ी हैं? मजबूत हुए हैं। राहुल गांधी पिछले 2 साल में डेढ़ 2 साल में काफ़ी मजबूत हुए हैं। आगे मजबूत होंगे कि नहीं होंगे, ये तो उनके अपने कामों पर निर्भर है, कि वो कैसे आगे बढ़ते हैं और वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, मुझे नहीं पता वो कितना कर पाएँगे। मेरा उनसे ना कोई परिचय है, ना कोई मुलाकात है और ना मेरी उनसे मिलने की इच्छा है, क्योंकि मैं नेताओं से मिलता ही नहीं हूँ। वो जो जिस तरह की दुनिया है उसमें अगर कोई बहुत मोहब्बत से बुलाए तो मैं चला जाता हूँ थोड़ी बहुत देर के लिए, लेकिन वो भी 4-5 साल में 1 निमंत्रण प्राप्त होता है तो मैं मिलता ही नहीं हूँ। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा कि चर्चा बहुत अच्छे से हुई है, विस्तार से चर्चा हुई है और मेरे ख्याल से अलग तरीके के मुद्दों पर चर्चा हमारे साथ हुई है। आपके साथ ये ज्ञान हासिल करने का यही आनंद है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अभय जी की तरह से दमदार तरीके से बात रखते रहिए। प्रणाम, आभार, शुक्रिया। नमस्कार, नमस्कार। थैंक यू सर।